त्याग। उन्हें उनका ब्लॉग ना पढ़ा हो। अपने लेख की शुरुआत में ही उन्होंने जिक्र किया है कि वे अपनी माँ के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन इसे पढ़ते हुए हर बेटे को लगेगा कि उसकी माँ भी तो ऐसी ही है। आज हमने प्रधानमंत्री की कलम से लिखी गई माँ की यादों को खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। ये लेख कई जगह आपको भावुक करेगा, कई जगह आप अपनी माँ के संयम, साहस और त्याग को खुद से जोड़कर महसूस कर पाएंगे और कई जगह आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। मैंने अपनी माँ को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके पानी भर के हमें संस्कारित करने का और बिना निराश में बच्चों को पालने का सम्मान काम किया। जब मैं आपके बारे में लिख रहा हूँ तो हर बेटे को लग सकता है कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए हर बेटे के मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। मुझे पता है माँ, बचपन के संघर्षों ने आपको उम्र के बहुत पहले बड़ा कर दिया था। आप अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह आप अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसी ही जिम्मेदारियां आपको ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच आप हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रहे। मुझे याद है माँ, वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में आपको खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ, आप उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। कोई भी मौसम, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज से जान जाते थे कि 4 बज गए, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था। और माँ, आप भी समय की उतनी ही पाबंद थी। आपको भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही आप बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बिनना, सारे काम खुद ही करती थी। काम करते हुए आप अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जागशे, वो आपको बहुत पसंद था। माँ, आप कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर आपकी मदद करें। आप कभी मदद के लिए हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। माँ, आपको लगातार काम करते हुए देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। मुझे याद है माँ, घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए आप दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम
रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ आप खुद ही करती थी। आपको डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें न चुभ जाए। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। हाँ, आपको अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन आपकी कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में आप घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। आप अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था तो कभी वहां से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए आप जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने आपको कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। मैं आज हैरान होता हूँ कि आप बाद में उसी पानी को घर के काम के लिए अगले 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करते थे। माँ, आपको घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए आप दिन भर लगी रहती थी। आप घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। माँ, आप बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं नहीं निकल पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी। कुछ हफ्तों में आप उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ, आप मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीजों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, आप उसकी भी चैंपियन थी माँ। आपका एक और बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है। आप अक्सर पुराने कागजों को भिगोकर उसके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लेती थी, बिल्कुल गोंद की तरह। फिर इस पेस्ट की मदद से आप दीवारों पर शीशे के टुकड़े चिपकाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थी। बाजार से कुछ कुछ सामान लाकर आप घर के दरवाजे को भी सजाया करती थी। माँ, आप इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थी कि बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हुआ हो। धूल का एक भी कण आपको चादर पर बर्दाश्त नहीं था। थोड़ी सी सिलवट देखते ही आप पूरी चादर फिर से झाड़कर करीने से बिछाती थी। हम लोग भी आपकी इस आदत का बहुत ध्यान रखते थे। मुझे याद है माँ, दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता था, आपसे मिलने पहुंचता था, तो मुझे अपने हाथ से आप मिठाई जरूर खिलाती थी। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही आप मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती थी। आप अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोस कर रखती थी। माँ, आपके सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। आप में एक और खास बात थी। वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो आप बिना चाय पिलाए उसे जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए थे कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो वो हमारे घर में ही मिल सकती है। आपकी एक और अच्छी आदत थी जो मुझे हमेशा याद रही। जीव पर दया करना आपके संस्कारों में झलकता था। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए आप मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी जरूर रखा करती थी। पिताजी अपनी चाय की दुकान से जो मलाई लाते थे, आप उससे बड़ा अच्छा घी बनाती थी। और घी पर सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार हो ऐसा नहीं था, घी पर हमारे मोहल्लों की गायों का भी अधिकार था।
माँ हर रोज नियम से गौ माता को रोटी खिलाती थी, लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के ही देती थी। एक बात और है माँ, भोजन को लेकर आपका हमेशा से ये भी आग्रह रहा है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे कस्बे में जब किसी के शादी ब्याह में सामूहिक भोज का आयोजन होता था तो वहाँ जाने से पहले आप सभी को ये बात जरूर याद दिलाती थी कि खाना खाते समय अन्न मत बर्बाद करना। घर में भी आपने यही नियम बनाया हुआ था कि उतना ही खाना थाली में लो जितनी भूख हो। आप खुद भी अपनी थाली में अन्न का एक दाना नहीं छोड़ती थी। नियम से खाना, तय समय पर खाना, बहुत चबा चबा के खाना हमेशा आपकी आदत बनी रही। माँ आप हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती थी। घर में जगह भले कम हो, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा था। मुझे याद है, घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। माँ आप हम सभी बच्चों की तरह अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर आप अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी आपके हाथों का बनाया खाना बहुत पसंद था। हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो आप उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो आप अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। आप उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख में दुखी। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है। तब तक मैं संगठन में रहते हुए जन सेवा के काम में जुट चुका था। घर वालों से संपर्क ना के बराबर ही रह गया था। उसी दौर में एक बार बड़े भैया आपको बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब आपने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी माँ आ रही है। उसी समय अचानक मौसम भी बहुत खराब हो गया। ये देखकर कुछ लोग केदार घाटी से नीचे की तरफ चल पड़े। वो अपने साथ में कंबल भी ले गए। वो रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी की माँ हैं? ऐसे ही पूछते हुए वो लोग आप तक पहुंचे। उन्होंने आपको कंबल दिया, चाय पिलाई। फिर तो वो लोग पूरी यात्रा भर आपके साथ ही रहे। केदारनाथ पहुंचने पर उन लोगों ने आपके रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया। इस घटना का आपके मन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब आप मुझसे मिली तो कहा कि कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। अब इस घटना की